पार्थी अपने अंकल आंटी से उलझने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। वैसे भी वो अपना फोकस सिर्फ प्रतीक पर रखना चाहती थी। प्रतीक को कोमा में देखकर उसका दिल पहले से ही बैठा जा रहा था। प्रतीक के सबऑर्डिनेट्स ही इन लोगों से निपट लेंगे। पार्थी ने ये सोचते हुए राघव को फोन किया। पार्थी का ऑर्डर मिलने के बाद राघव ने थोड़ा झेपते हुए पूछा, मैडम क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? राघव ने भी पहले कभी पार्थी की ऐसी एरोगेंट टोन नहीं सुनी थी, इसलिए वो भी नर्वस हो रहा था। पार्थी ने उससे कहा, कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, प्रतीक के पास भी जाना चाहते हैं, इन्हें अपनी भाषा में समझाओ। ये सुनकर राघव ने हैरानी से कहा, किसकी इतनी हिम्मत हो गई? अगले ही पल उसने पार्थी से माफी भी मांगी। मैडम प्लीज फॉरगिव मी, मैं कल रात ही कुछ जरूरी काम से मुंबई आ गया हूँ। पार्थी कुछ बोल सके उससे पहले ही राघव ने सफाई भी दे डाली। प्रतीक सर का ही कुछ काम था, इसलिए मुझे अर्जेंट में आना पड़ा। पर पार्थी ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव ने ही अपनी बात कंटिन्यू रखी। मेरा एक सबऑर्डिनेट वहीं पर है, मैंने उसे हॉस्पिटल के बाहर ही रहने के ऑर्डर्स दिए हैं, मैं अभी उसे आपके पास भेजता हूँ। ये सुनकर पार्थी को थोड़ी राहत मिली। उसने पूछा, कौन है वो, जल्दी भेजो उसे। राघव ने कहा, यस मैडम, उसका नाम एल्विश चिनॉय है, सुखटाल में उसकी अच्छी पकड़ है। आपको जब भी और जिस भी काम की जरूरत हो आप उसे बता सकती हैं, वो आपके हर ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कॉल मी। पार्थी ने फोन रखा ही था कि राघव का मैसेज आ गया। उसने एल्विश चिनॉय का नंबर सेंड कर दिया। दूसरी तरफ राघव भी पार्थी से बात करने के बाद थोड़ा परेशान था। बड़ी मुश्किल हो गई ये तो, न सर का ये काम छोड़ सकता हूँ, न पार्थी मैडम के ऑर्डर्स को नजरअंदाज कर सकता हूँ। उसे पता था कि वो जरा भी केयरलेस हुआ तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। मैं और नरेंद्र दोनों प्रतीक सर के ठीक होने तक वहीं रुकने वाले थे, लेकिन इस लड़के ने सब गड़बड़ कर दी। राघव और नरेंद्र को मजबूरी में मुंबई आना पड़ा था। अचानक ही उन्हें खबर मिली थी कि कोई मिस्टीरियस बैकग्राउंड वाला लड़का प्रतीक की कंपनी में आकर दादागिरी दिखा रहा था। सरनेम शेखावत है, तो पता नहीं खुद को क्या समझता है, पता नहीं कहाँ से आया है ये अविजय शेखावत। आते ही सारी कंपनियों को अपना समझने लगा है। वो नहीं आता तो मैं प्रतीक सर के पास से हिलता तक नहीं। राघव ये बातें बड़बड़ाता जा रहा था और एल्विश का फोन ट्राई कर रहा था। थोड़ी देर में एल्विश ने फोन रिसीव किया। कहाँ थे तुम, इतनी देर लगती है फोन रिसीव करने में? राघव एल्विश पर ही झल्ला गया। आई एम वेरी सॉरी सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। एल्विश ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया। तुम्हें पार्थी मैडम का नंबर सेंड किया है, उनसे बात करो और जैसा वो कहें वैसा ही करना। राघव ने ऑर्डर दिया। एल्विश ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा, कॉपी दैट। ये कहकर उसने फोन रख दिया। हॉस्पिटल में माहौल अब भी स्ट्रेसफुल था। राघव से बात करके बाद पार्थी ने जैसे ही फोन रखा, विनीता ने उसे फिर से ताने मारना शुरू कर दिया। वो नकारा आदमी उधर बेहोश पड़ा है और यहाँ इसे फोन लगाकर रौब झाड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। विनीता ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर कहा। पार्थी ने एक बार फिर उसे गुस्से से घूरा, पर पार्थी के गुस्से से विनीता को कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था। उसने अपनी सरकास्टिक टोन में पार्थी पर कमेंट करना जारी रखा। इतना अकड़कर मत देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? पार्थी ने विनीता को अवॉइड किया। तब तक उसका फोन फिर से बजने लगा। फोन पर एक स्ट्रेंज लोकल नंबर दिख रहा था। पार्थी ने फोन रिसीव किया। हेलो, आयु? दूसरी तरफ से बेहद पोलाइट लैंग्वेज में जवाब मिला। हाउ डू यू डू मैम, आई एम एल्विश, राघव सर ने आपसे बात करने के लिए कहा है। पार्थी ने कुछ कहने की जगह सिर्फ हूँ बोलकर जवाब दिया। एल्विश ने उसे रिस्पेक्टफुल वॉइस में कहा, मैम मैं और मेरे सबऑर्डिनेट्स हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, आप किस फ्लोर पर हैं, बस इतना बता दीजिए। पार्थी ने सपाट टोन में कहा, हम 8th फ्लोर के कॉरिडोर में हैं। एल्विश ने ओके कहकर फोन काट दिया। बामुश्किल 1 ही मिनट हुआ होगा कि 8th फ्लोर की लिफ्ट खुलती हुई नजर आई। सूट बूट पहने कुछ फाइटर नुमा लोग लिफ्ट से बाहर निकले और पोजीशन लेकर खड़े हो गए। लास्ट में एक शख्स बाहर आता दिखा। फॉर्मल सूट पहना और आंखों पर शेड्स लगाया हुआ शख्स एलिगेंट लगने के साथ साथ पावरफुल भी लग रहा था।
अरे ये तो मिस्टर चिनॉय है। उसे देखते ही विनीता ना चाहते हुए भी चिल्ला पड़ी। कावेरी उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। विनीता ने ज्ञान बघारने के अंदाज में कहा, जानती भी हो ये कौन है? सुखटाल के सबसे पावरफुल शख्स। ये कहते हुए विनीता और उसके हस्बैंड ललित सूद एकदम सीधे खड़े हो गए। विनीता ने आगे कहा, ये पूरे सुखटाल में फेमस है। कोई जरा सा भी अकड़ता है तो उसे कच्चा चबा जाते हैं। विनीता बहुत प्राउडली ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी हेकड़ी धरी रह गई, क्योंकि उसकी जानकारी में शहर का जो सबसे पावरफुल शख्स था वो पार्थी के सामने सिर झुकाकर खड़ा था। मैम, राघव सर ने तुरंत आपको रिपोर्ट करने के लिए कहा था। बताइए क्या प्रॉब्लम है? उसने बहुत रिस्पेक्टफुल टोन में पार्थी से कहा। विनीता का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि एल्विश किसी सर्वेंट की तरह पार्थी के सामने खड़ा होगा। ये क्या चक्कर है? ये पार्थी को कैसे जानता है और उसके ऑर्डर्स क्यों मान रहा है? विनीता ने अगर खुद ये सीन नहीं देखा होता तो किसी और के कहने से कभी मान ही नहीं सकती थी कि एल्विश चिनॉय जैसा शख्स पार्थी को जानता था। हैरानी से भरी आंखों के साथ विनीता अपने हस्बैंड को देख रही थी। ललित भी काफी शॉक्ड दिख रहा था। विनीता पार्थी से पूछना चाहती थी, तुम एल्विश जी को कैसे जानती हो? लेकिन वो ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। पार्थी बॉस की तरह एल्विश से बात कर रही थी और एल्विश सिर झुकाकर उसके ऑर्डर सुन रहा था। मिस्टर चिनॉय, इन दोनों को उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को किसी भी तरह का डिस्टरबेंस हो, पार्थी ने कोल्ड टोन में कहा। एल्विश ने बहुत ग्रेसफुल नपातुला सा जवाब दिया, यस मैम, एज यू विश। एल्विश ने विनीता और ललित को घूर कर देखा। दोनों ही चुपचाप सिर झुकाकर खड़े थे, जैसे बहुत ही सीधे साधे हो। सुखटाल का होने के नाते उन दोनों को पता था कि एल्विश कितना खतरनाक आदमी था। हालांकि उसका रुतबा सिर्फ सुखटाल में ही इतना ज्यादा था। उसे इस ओहदे तक पहुंचाने में राघव ने काफी मदद की थी, इसलिए वो राघव को अपना गुरु मानता था। जाहिर सी बात है, राघव प्रतीक को अपना एल्डर समझता था, इसलिए प्रतीक एल्विश के लिए भी काफी रिस्पेक्टेबल फिगर था। यही वजह थी कि राघव के कहने पर वो किसी आम गार्ड की तरह हॉस्पिटल में रुककर सब कुछ हैंडल कर रहा था। तो तुम दोनों प्रतीक सर के वार्ड में घुसने की कोशिश कर रहे थे? इतनी हिम्मत तुम दोनों की? एल्विश ने सख्त आवाज में पूछा। उसकी टोन सुनकर ही विनीता और ललित डर के मारे कांपने लगे। नहीं एल्विश जी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। चेहरे पर स्माइल लाने की कोशिश करते हुए ललित ने कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की। हमें तो जैसे ही प्रतीक जी के यहाँ आने का पता चला, हम लोग भागते भागते यहाँ आए हैं। हम लोग उनके रिलेटिव्स हैं, है ना पार्थी बेटा? ललित की टोन एकदम बदल चुकी थी। इससे पहले तक ललित विनीता के साथ मिलकर पार्थी और प्रतीक को ताने मार रहा था और अब पार्थी को बेटा कह रहा था। उसकी इस हरकत पर पार्थी को गुस्सा आ गया। ये इतना बेशर्म है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पार्थी ने खुद से ही मन में ये बात कही। सर, आपको याद है हम लास्ट टाइम सुखटाल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी में मिले थे? पुरानी पहचान निकालकर ललित ने इस सिचुएशन से बचने की कोशिश की, लेकिन इस बात ने एल्विश का गुस्सा भड़का दिया। एल्विश के एक्सप्रेशन से ये साफ जाहिर था कि ललित ने खुद को बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। एल्विश इस तरह से ललित और विनीता को देख रहा था जैसे दोनों को अभी उठाकर फेंक देगा। ललित को भी अंदाजा हो चुका था कि उसने खुद ही आ बैल मुझे मार वाली हरकत कर दी थी। आज तो हम दोनों को भगवान ही बचाए, ललित मन ही मन सोच रहा था। मैं तुम्हें जानता हूँ। एल्विश की आवाज डेंजरस साउंड कर रही थी। ये सवाल सुनकर ललित की सारी अकड़ निकल गई। उसने एल्विश के पैर पकड़ने में ही अपनी भलाई समझी। वो झुककर बैठ गया और उसने सच में एल्विश के पैर पकड़ लिए। अरे नहीं एल्विश सर, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। विनीता भी मौका देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने कहा, कुछ गलतफहमी हुई है सर। हम तो यहाँ दामाद जी को देखने आए थे, उनके वार्ड में घुसने थोड़ी आए थे।
एल्विश को दोनों की बात सुनकर इस कदर गुस्सा आ रहा था कि वो गुर्राने लगा। सुखटाल में सबसे पावरफुल होने के बावजूद उसे कभी प्रतीक से मिलने का मौका नहीं मिला था। फिर ये छोटे मोटे बिजनेसमैन कैसे उससे मिल सकते थे? तुम दोनों की औकात ही क्या है जो सीधे प्रतीक सर से मिलने चले आए? उसने दांतों को भींचते हुए कहा। प्रतीक सर? ये प्रतीक को सर कहता है? ये बात सोचते हुए विनीता अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, प्रतीक सर मेरे रिलेटिव हैं। ललित ने फिर एल्विश को समझाने की कोशिश की। एल्विश ने फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। सामने उसके साथ आए गार्ड्स खड़े थे जो उसके एक इशारे पर ललित और विनीता को बाहर फेंकने के लिए तैयार थे। विनीता ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी आवाज में मिठास घोल ली। शुगर कोटेड टोन में उसने कहा, पार्थी बेटा प्लीज, मैंने अब तक जो कुछ भी कहा उसे दिल पर मत लो। सब पुरानी बातें भूल जाओ मेरी प्यारी बच्ची, और एल्विश सर को बताओ कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ। विनीता ये कहते हुए स्माइल करते रहने की पूरी कोशिश कर रही थी। पार्थी अब उन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। विनीता की चिकनी चुपड़ी बातों ने उस पर कोई असर नहीं किया। थोड़ी देर पहले तक तो आप मुझसे सॉरी कहलवाना चाहती थी, अब क्या हुआ? पार्थी ने गुस्से से कहा। बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ से तुरंत चले जाएं। पार्थी का ये सेंटेंस अधूरा ही रह गया। एल्विश बीच में ही गुस्से से बोल पड़ा। तुम लोगों की इतनी मजाल कि पार्थी मैडम से सॉरी बोलने के लिए कहो? एल्विश खून भरी नजरों से दोनों को देख रहा था। ललित फिर अपने बचाव में कुछ कहना चाहता था, उससे पहले ही एल्विश ने उसे एक चांटा जड़ दिया। इसके बाद विनीता के गाल पर चांटा मारा। दोनों अपना गाल पकड़कर पीछे हो गए। आइंदा कभी पार्थी मैडम या प्रतीक सर की इंसल्ट की तो सुखटाल में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। एल्विश ने अपने वर्ड्स को चबाते हुए ये बात कही थी। वो कितना खूंखार था ये उसकी आंखों से झलक रहा था। दोनों को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ा था कि उनके गाल लाल हो गए थे। विनीता दर्द कम करने के लिए बार बार अपने गाल पर हाथ फेर रही थी। पार्थी के लिए उसकी बिटरनेस अब भी कम नहीं हुई थी। सोचा था पार्थी का मजाक बनाऊंगी, यहाँ तो खुद में ही तमाशा बन गई हूँ, उसने मन ही मन सोचा। एल्विश कड़क आवाज में चिल्लाया, गार्ड्स, इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। एल्विश का ये हुक्म सुनते ही 4 गार्ड्स वहां आ पहुँचे। ललित और विनीता चिल्लाते रहे, लेकिन गार्ड्स ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी। पार्थी और एल्विश ने भी उन पर रहम नहीं खाया। गार्ड्स ने दोनों को उठाकर उस कॉरिडोर से बाहर पटक दिया। बस यही दिन देखना बाकी था, ललित ने विनीता की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में चिढ़ दिख रही थी। विनीता खुद भी काफी एम्बेरस फील कर रही थी। दोनों चुपचाप उठे और वहां से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद एल्विश ने रिस्पेक्टफुली पार्थी के सामने बो किया और पूछा, एनीथिंग एल्स मैडम? पार्थी ने भी खुद को थोड़ा काम करने की कोशिश की और शांत टोन में कहा, नथिंग मोर, आप जा सकते हैं। एल्विश ने थोड़ी फर्म टोन में कहा, नहीं मैडम, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं बाहर ही हूँ गार्ड्स के साथ। आपको जब भी जरूरत पड़े आप मुझे याद कीजिएगा। पार्थी जानती थी कि प्रतीक के सबऑर्डिनेट्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। एल्विश भी उन्हीं में से एक था जो अपना रुतबा भुलाकर हॉस्पिटल के बाहर गार्ड्स की तरह खड़े रहने को तैयार था। एल्विश के जाते ही कावेरी ने राहत की सांस ली। प्रतीक की पावर देखकर वो बुरी तरह हैरान रह गई। उसने हकलाती हुई टोन में पार्थी से पूछा, पार्थी बेटा, ये आदमी क्या प्रतीक का सबऑर्डिनेट था? पार्थी ने घूरकर कावेरी की तरफ देखा। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पार्थी ने काम वॉइस में कहा, पता नहीं, मैं इसे नहीं जानती हूँ। पार्थी का जवाब सुन कावेरी ने थोड़ा हंसने की कोशिश की। थोड़ा रिलैक्स फील करते हुए कहा, पार्थी, अब मुझे यकीन है प्रतीक नकारा नहीं है। हम लोगों की आगे की लाइफ बहुत शान से गुजरने वाली है। प्रतीक की जिस पावर को अब तक पार्थी ने ज्यादा एंजॉय नहीं किया था, उसके बारे में सोचकर कावेरी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही थी। कावेरी ने बच्चों की तरह खुश होते हुए कहा, तुमने देखा ना विनीता और ललित की कैसे बैंड बजा दी?
सच कहती हूँ, अब हमें कभी किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब लोग तो हमारे आसपास घूमते मिलेंगे। कावेरी इन बातों पर इतना खुश हो रही थी, लेकिन पार्थी उसकी हरकत से तंग आ चुकी थी। उसने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, मामी प्लीज, अब किसी और को बुलाकर या बताकर बखेड़ा मत खड़ा करना। प्रतीक के नेटवर्क को अपने फायदे के लिए यूज करने के बारे में सोचना भी मत। जब तक प्रतीक ठीक नहीं हो जाता, मैं और टेंशन नहीं चाहती। पार्थी की आवाज में रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि वो कावेरी को वार्न कर रही थी। ये कहने के बाद पार्थी प्रतीक के पास चली गई। पार्थी प्रतीक के पास ही लगी चेयर पर जाकर बैठ गई। उसके एक हाथ में प्रतीक का हाथ था, जिसे वो बड़े प्यार से सहला रही थी। प्रतीक के पास बैठे बैठे उसे वो दिन याद आ रहा था जब वो अपने पापा की बीमारी का ड्रामा कर रही थी। उस वक्त प्रतीक इतना पावरफुल नहीं था, फिर भी पार्थी के पापा की खातिर भागते हुए हॉस्पिटल आया था। कितने अच्छे दिन थे वो भी प्रतीक। तुम गरीब जरूर थे, लेकिन ये सारी टेंशन तो नहीं थी। उन दिनों को याद करते करते पार्थी की आंखें छलक गई। तब वो प्रतीक को सिर्फ यूज ही तो कर रही थी। उसकी दौलत की खातिर पार्थी और उसके पापा ने प्रतीक के साथ कितने गेम खेले थे। पार्थी को वो सब कुछ याद आ रहा था। एक वो दिन था जब तुम मुझसे दूर नहीं जाते थे। अब देखो, कभी जयपुर, कभी देहरादून, कभी फॉरेन ट्रिप और कभी मुंबई। तुम्हें देखे पता नहीं कितने दिन बीत जाते हैं। अब की तुम ठीक तो हो जाओ, फिर देखना तुम्हें कहीं जाने ही नहीं दूंगी। प्रतीक का हाथ थामे थामे पार्थी ने ये बातें खुद से ही कही और फिर प्रतीक के हाथ को चूम लिया। इसी बीच पार्थी को मुंबई की याद भी आ गई। राघव कह रहा था उसे अचानक मुंबई निकलना पड़ा। पता करती हूँ वहाँ क्या टेंशन हो गई है। पार्थी वार्ड की विंडो के पास आकर खड़ी हो गई। उसने राघव को फोन किया। यस मैडम, इज एवरीथिंग ऑल राइट? पार्थी का फोन पिक करते ही राघव ने ये सवाल किया। पार्थी ने कहा, हाँ सब ठीक है। मुंबई में क्या हुआ है? पार्थी के सवाल पर राघव ने कहा, मैडम यहाँ थोड़ा टेंशन है, पर अभी आप इस बारे में मत सोचिए। मैं वहीं आकर आपको और प्रतीक सर को सब कुछ बताऊंगा। ये कहकर राघव ने फोन काट दिया। इस वक्त वो काफी ज्यादा बिजी चल रहा था। उसकी कार का काफिला मुंबई की सड़क पर दौड़ लगा रहा था। कार गेट के रुकते ही एक आलीशान कार से राघव उतरा और दूसरी लग्जरी कार से नरेंद्र बंसल बाहर निकला। राघव ने पूछा, चित्रसेन से तुम्हारी बात हुई? नरेंद्र बंसल ने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। हाँ, बात हो गई है। मैंने उसे बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए कहा है, पर वहाँ के ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। राघव बहुत गंभीरता से नरेंद्र की बात सुन रहा था। नरेंद्र ने आगे कहा, प्रतीक सर का इलाज इस हॉस्पिटल की मेडिकल टीम के पास नहीं है। राघव ने भी सहमति में सिर हिला दिया। दोनों मिलकर प्रतीक को किसी सीक्रेट प्लेस पर ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। प्रतीक को छोटी सी जगह पर मिल रहे ट्रीटमेंट से राघव और नरेंद्र दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं थे। नरेंद्र ने कहा, मिस्टर प्रतीक को जल्द से जल्द सीक्रेट प्लेस पर शिफ्ट करना है। उनके लिए एक प्रोफेशनल टीम को भी अरेंज करना पड़ेगा। राघव भी नरेंद्र की तरह ही सोच रहा था। उसने कहा, उस छोटी जगह पर प्रतीक सर का ट्रीटमेंट हो पाना मुझे भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। दोनों ने डिसाइड किया कि मुंबई के काम से निपटने के बाद दोनों सबसे पहले यही काम पूरा करेंगे। फिलहाल तो उनका फोकस उस शख्स पर था जो खुद को शेखावत फैमिली का बताकर उनके एम्पायर में घुस आया था। उस लड़के के बारे में और कुछ पता चला? नरेंद्र ने पूछा। उसका सवाल सुनते ही राघव के चेहरे पर टेंशन नजर आने लगा। अभी कुछ नहीं कह सकता, इतना ही पता चला है कि वो कपकोट से आया है। उसके बारे में बात करते करते राघव के फेस पर चिंता थोड़ी ज्यादा दिखने लगी। वो लड़का बहुत खतरनाक है। हमारी बहुत सारी कंपनियों को उसने अपने कब्जे में ले लिया है। नरेंद्र बहुत गौर से राघव की बातें सुन रहा था। राघव ने आगे कहा, मैं उससे डील नहीं कर सकता। वो खुद को प्रतीक सर की फैमिली का मेंबर बताता है।
प्रतीक सर की सारी प्रॉपर्टीज को वो टेक ओवर करना चाहता है। दोनों प्रतीक और उस शख्स की चिंता में डूबे हुए थे। तभी एक ब्लू स्पोर्ट्स कार तेज स्पीड में वहां से निकली। थोड़ा सा आगे जाकर वो कार रुक गई। कार का डोर ओपन हुआ और उसमें से एक डैशिंग सा यंग मैन बाहर निकला। प्लेफुल एक्सप्रेशंस के साथ उसने राघव और नरेंद्र को देखा। तुम राघव हो और तुम नरेंद्र, एम आई राइट? उसने दोनों की तरफ बारी बारी से पॉइंट करते हुए ये बात कही। मैं तुम ही दोनों को ढूंढ रहा हूँ। उस शख्स की बात सुनकर राघव और नरेंद्र ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। कहाँ छुपा रखा है अपने बॉस प्रतीक को? मेरे डर से किसी बिल में छिप गया है क्या? उस शख्स की आवाज थोड़ी कड़क हो गई। उस शख्स को देखकर राघव के चेहरे का रंग ही उड़ गया। राघव ने उसे पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये कोई और नहीं बल्कि अविजय शेखावत ही था। राघव के एक्सप्रेशन देखकर नरेंद्र बंसल ने भी इस बात का अंदाजा लगा लिया। इसके बाद भी राघव ने उसकी पहचान जान लेना जरूरी समझा। आई एम राघव, पर तुम कौन हो जो इतना आकड़ कर बात कर रहे हो? राघव की आवाज सुनने के बाद उसके सारे सबऑर्डिनेट्स ने पोजीशन ले ली। वो सभी अलर्ट मोड पर दिख रहे थे। अविजय ने एक बार सबको घूरा, फिर एक सरकास्टिक सी स्माइल देकर उसने राघव से कहा, क्यों ढोंग कर रहे हो मिस्टर राघव? मैं जानता हूँ तुम मुझे पहचान गए हो, फिर भी बता देता हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम लोगों की रातों की नींद छीन ली है। मेरा नाम अविजय शेखावत है। राघव और नरेंद्र अपने सामने खड़े लड़के को हैरानी से देख रहे थे। इतने सारे लोगों के बीच भी अविजय ने बेधड़क अंदाज में कहा, ये छुपन छुपाई का खेल अब बंद करो, प्रतीक से बोलो सामने आए। नरेंद्र ने कहा, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। नरेंद्र की बात सुनने के बाद अविजय ने उसे घूर कर देखा। 3rd डिग्री दूंगा तब मुंह खोलेगा? अविजय की टोन से बदतमीजी झलक रही थी। राघव ने उसे टोका, सर प्लीज थोड़ा ठीक से बात कीजिए, आप जब चाहें तब प्रतीक सर से नहीं मिल सकते। अविजय ने घूमकर राघव को देखा। फेस पर कनिंग सी स्माइल लाते हुए उसने कहा, खुद को बहुत पावरफुल समझता है तुम्हारा बॉस, उसके दम पर मुझसे पंगा मत लेना, समझे? बहुत भारी पड़ेगा। उसकी बात सुनकर राघव और नरेंद्र को गुस्सा तो बहुत तेज आया, लेकिन प्रतीक की फैमिली का होने की वजह से वो उससे कुछ बोल नहीं रहे थे। उसने राघव और नरेंद्र के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। उसने कहा, उसमें सामने आने की हिम्मत नहीं है? ऐसे आदमी को बॉस बोलने में तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अविजय की बातें कुछ ऐसी थी कि राघव और नरेंद्र चाहकर भी उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उससे बात करते करते राघव की टोन रूड होती जा रही थी। तुम यहाँ किसी खास मकसद से आए हो, है ना? अविजय ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखों में वहशत नजर आने लगी। लाल आंखों से राघव को घूरते हुए उसने खूंखार अंदाज में कहा, तबाही, मैं यहाँ तबाही बनकर आया हूँ, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। अविजय अपनी बॉडी लैंग्वेज से बार बार ये जाहिर कर रहा था कि वो राघव जैसे लोगों को अपने सामने कुछ नहीं समझता। राघव को भी लगा कि उसकी अकल ठिकाने लगाने की जरूरत थी। उसने हाथ ऊपर उठाया और चुटकियां बजाईं। 1 सेकंड के अंदर वहां दर्जनों फाइटर्स की भीड़ जमा हो गई, जो राघव के एक इशारे पर अटैक करने के लिए तैयार थे। अच्छा, ये बात है, गलती कर रहे हो मिस्टर राघव, पछताओगे। ये कहते हुए अविजय ने तिरछी सी स्माइल दी। उसके बाद वो हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया। अविजय की फुर्ती देखकर राघव और नरेंद्र की आंखें फटी रह गईं। दोनों आंखें मसलकर उसके एक्शंस को देख रहे थे। एक के बाद एक अविजय ने सारे फाइटर्स को धूल चटा दी और वो वापस आकर राघव के पास खड़ा हो गया। उसके फेस पर सरकास्टिक स्माइल थी। कहो, कैसी रही? चंद मिनटों में ही अविजय ने ऐसे दांव दिखाए थे कि अच्छे से अच्छे फाइटर दर्द से कराहते हुए जमीन पर पड़े हुए दिख रहे थे। बच्चों, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। बिना कोई वार्निंग दिए अविजय ने फुल स्पीड में कुछ कलाबाजियां खाईं, जिसके बाद वो अपनी कार में पहुंच गया। उसके एक हाथ में नरेंद्र जकड़ा हुआ था और दूसरे में राघव। उनके बॉडीगार्ड्स के बीच से अविजय उन्हें उठाकर ले गया।
इसने कौन सी नस दबा दी है, चाह कर भी हिल नहीं पा रहा हूँ। राघव मन में ही सोच रहा था। वो अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर न हाथ उठ रहे थे, न पैर ऊपर नीचे हो रहे थे। अविजय के इस दांव के आगे राघव और नरेंद्र की सारी मार्शल आर्ट धरी रह गई थी। करीब 20 मिनट तक अविजय की कार सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती रही कि अविजय अकेला नहीं था। बहुत सारी कारें अविजय की कार को फॉलो कर रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग शहर से कुछ दूर एक वीरान फैक्ट्री में पहुंच गए। अविजय ने राघव और नरेंद्र को यहाँ कैद कर दिया। इन्हें इतना टॉर्चर करो कि सवाल पूछने से पहले ही ये लोग सब बताने को तैयार हो जाएं। अविजय ने हवा में हाथ लहराते हुए चुटकी बजाई और ये बात कही। उसका ऑर्डर मिलते ही फाइटर्स ने राघव और नरेंद्र की धुलाई शुरू कर दी। खूब ज्यादा मार खाने की वजह से राघव और नरेंद्र दोनों बेहोश हो गए। पता नहीं कितनी देर बाद राघव को होश आया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा सामने अविजय खड़ा था। उसकी आंखें पहले की ही तरह खून में डूबी हुई दिख रही थी और फेस पर खतरनाक सी स्माइल थी। चलो, कम से कम तुम्हें होश तो आया। मुझे तो लगा जरा सी पिटाई से ही स्वर्ग से धार गए। अविजय दोनों का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था, पर अचानक ही वो सीरियस हो गया। मैं जानता हूँ कि प्रतीक ने कुछ दिन पहले तुमसे कांटेक्ट किया था। इनकार करने की गलती मत करना। मुझे सब पता है, बस इतना बताओ कि अभी वो कहाँ है। राघव का दर्द से बुरा हाल था। वो मुश्किल से बैठ पा रहा था। उसे ये दर्द सहना मंजूर था, लेकिन प्रतीक से गद्दारी करना नहीं। उसने कहा, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। दर्द से बेहाल राघव अब भी नहीं समझ पा रहा था कि एक ही फैमिली का होने के बावजूद अविजय प्रतीक को पागलों की तरह क्यों ढूंढ रहा था। प्रतीक सर ने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, हर मुश्किल से बचाया है। आज मैं उनका साथ नहीं छोड़ सकता। राघव ने मन ही मन ये पक्का कर लिया था कि कुछ भी हो जाए वो अविजय के सामने टूटेगा नहीं। अविजय ने उसके बाल पकड़कर उसका पूरा सिर हिला दिया और कहा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। उसने राघव का सिर पीछे की तरफ पटक दिया और अपने आदमियों से कहा, इसे तब तक मारते रहो जब तक ये मुंह खोलने के लिए तैयार ना हो जाए। गुस्से में घुर्राते हुए वो उस रूम से निकलकर दूसरे रूम में चला गया, जहां उसके आदमी नरेंद्र को टॉर्चर कर रहे थे। इसने कुछ बका या नहीं? अविजय ने गुस्से से चिल्लाकर पूछा। अविजय की सरकास्टिक स्टाइल अब गायब हो चुकी थी। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। दूसरे रूम में पहुंचकर जैसे ही वो चिल्लाया, उसके सबऑर्डिनेट्स भी सहम गए। उनमें से एक भागता हुआ उसके पास आया और हाथ जोड़कर बोला, सर, हमने हर तरह से कोशिश करके देख ली, पर ये मुंह खोलने को तैयार ही नहीं है। उसकी बात सुनकर अविजय का पारा हाई हो गया। सब के सब नकारा है। मुझे अपने साथ कुछ टॉर्चर मास्टर लेकर आने चाहिए थे। गुस्से से वो कुछ देर इधर से उधर टहलता रहा। फिर उसने एक और सबऑर्डिनेट को इशारा करके बुलाया। वो शेखावत परिवार का पुराना खादिम लग रहा था। अविजय ने पूछा, तुमसे इन दोनों की लोकेशन डिटेल मांगी थी, मिली? उस शख्स ने बहुत पोलाइटली कहा, जी छोटी सरकार। अविजय ने कुछ कहा नहीं, बस घूर कर उस शख्स को देखा। उसने खुद ही आगे बताना शुरू कर दिया। इन दोनों की फोन लोकेशन से पता चलता है कि ये लोग 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। ये लोग कार से कहीं गए थे। प्रतीक भी इन्हीं के साथ था। अविजय को उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी हैरत हुई। प्रतीक इनके साथ था? मैं तो समझ रहा था कि वो डरकर कहीं छुपा बैठा है। अविजय ने मन ही मन सोचा। उसे नहीं पता था कि प्रतीक तो किसी छोटे से हॉस्पिटल में कोमा में पड़ा था। प्रतीक की पत्नी पार्थी, उसके बारे में क्या पता चला? अविजय ने अगला सवाल पूछा। सबऑर्डिनेट ने कहा, छोटे सरकार, वो पिछले 1 महीने से अपने घर पर नहीं है। लगता है वेकेशन पर गई है। अविजय ने ये सुनकर पता नहीं क्या सोचा, लेकिन उसकी आंखों में चमक साफ दिख रही थी। कहाँ गई है ये पता किया? उस सबऑर्डिनेट ने अपने जवाब से अविजय को डिसअपॉइंट नहीं किया। जी छोटे सरकार, मेरी खबर के हिसाब से वो सुखटाल में है। अविजय के चेहरे पर एक कनिंग सी स्माइल साफ नजर आई। उसने सबऑर्डिनेट को हाथ से वापस जाने का इशारा किया
और एक फोन मिलाया। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना करो कि सारे फाइटर्स के साथ सुखटाल पहुंच जाओ। साला पक्का सुखटाल में ही चुप कर बैठा है, अविजय ने मन में ही बुदबुदाया। अविजय का ऑर्डर मिलने के बाद शेखावत फैमिली के फाइटर्स सुखटाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें सुखटाल में जाकर प्रतीक और पार्थी को ढूंढना था। उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि उस छोटे से शहर के एक छोटे से हॉस्पिटल में प्रतीक एडमिट था। हॉस्पिटल के 8th फ्लोर पर मायूस सी पार्थी बैठी हुई थी। वो लाख कोशिश कर रही थी कि उसकी नींद ना लगे, लेकिन कमबख्त नींद उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। प्रतीक के पास बैठे बैठे ही उसकी आंख लग गई। इस बीच डॉक्टर हजेला प्रतीक के चेकअप के लिए आए। पिछले 1 हफ्ते से मैडम सोई नहीं है, नींद तो आनी ही थी, मैं इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। ये सोचते हुए डॉक्टर हजेला ने धीरे धीरे प्रतीक का चेकअप करना शुरू किया। उन्होंने कुछ टूल्स निकालकर प्रतीक के बेड पर रखे। स्टेथोस्कोप निकालकर वो प्रतीक की हार्ट बीट चेक करने के लिए आगे बढ़े ही थे कि उनकी नजर प्रतीक की फिंगर्स पर गई। प्रतीक सर की फिंगर में मूवमेंट हो रहा है। डॉक्टर हजेला की हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ, इतनी बुरी हालत में होने के बाद भी वो खुद ही रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर हजेला अच्छे से जानते थे कि प्रतीक को जिस हाल में हॉस्पिटल लाया गया था, उस हाल में किसी आम आदमी का बच पाना मुश्किल था। प्रतीक की हार्ट बीट चल रही थी, इसलिए वो प्रतीक को एडमिट करने से इनकार नहीं कर पाए थे। इस छोटे से हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, उससे इनका ठीक होना तो नामुमकिन है। ये तो कोई करिश्मा ही है, या इनकी विल पावर जो उन्हें हील कर रही है। मेडिसिन की बोतल चेंज करते करते डॉक्टर हजेला यही सोच रहे थे। उन्होंने देखा कि उंगलियों में अचानक मूवमेंट हो गया। वो और भी ज्यादा सरप्राइज्ड ये देखकर हुए कि प्रतीक धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। इट्स इम्पॉसिबल, साइंस में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। प्रतीक को उठता देख डॉक्टर हजेला सोचने लगे। प्रतीक कोमा से बाहर आ चुका था, पर अभी वो थोड़ा कंफ्यूज लग रहा था। मैं तो नरसिम्हा से फाइट कर रहा था, यहाँ कैसे आ गया? प्रतीक ने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। ये तो कोई हॉस्पिटल लग रहा है, क्या हुआ है मुझे? उसने सामने खड़े डॉक्टर हजेला को सवालिया नजरों से देखा तो डॉक्टर ने कहा, सर आप कई दिनों से कोमा में थे। प्रतीक ने अपने हाथ पैर हिलाकर देखे, थोड़े कंधे उचकाए। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन मसल्स थोड़ी स्टिफ लग रही हैं। उसने खुद से ही कहा। नरसिम्हा से लड़ाई के बाद ट्रांजिशन पीरियड थोड़ा ज्यादा सीरियस लग रहा है। प्रतीक को अपनी चिंता होने लगी। इंजरीज ने मुझे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वीकनेस पीरियड को लंबा खींच दिया है। प्रतीक खुद को किसी ऑर्डिनरी आदमी की तरह महसूस कर रहा था, जिसके पास कोई पावर्स नहीं होती। इस ट्रांजिशन पीरियड के पूरा होने तक मुझे थोड़ा लो प्रोफाइल ही रहना पड़ेगा, प्रतीक ने सोचा। प्रतीक ने गर्दन घुमाई तो उसे पार्थी भी नजर आई। सोफे पर लेटे लेटे पार्थी की गहरी नींद लग चुकी थी। प्रतीक को समझते देर नहीं लगी कि पार्थी हर पल उसके साथ थी। उसके चेहरे पर सुकून भरी स्माइल आ गई। प्रतीक खुद ब खुद अपने बेड से उठ गया। उसने पहले अपने हाथ में लगा इंजेक्शन निकालकर बाहर रखा, फिर दूसरे इक्विपमेंट निकालने लगा। ये देखकर डॉक्टर हजेला चिल्ला पड़े, सर सर आप ये क्या कर रहे हैं? आप खुद नहीं उठ सकते, आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं हुआ है। डॉक्टर हजेला आगे कुछ बोल पाए या आगे कुछ और करें, उससे पहले प्रतीक ने उन्हें हाथ से इशारा करके चुप रहने के लिए कहा। प्रतीक ने एक स्माइल दी और पार्थी के पास जाने लगा। डॉक्टर हजेला के फेस पर भी स्माइल आ गई। उन्होंने कहा, आप तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं सर, मैं अभी चलता हूँ। कोई भी जरूरत हो तो बेल बजा दीजिएगा, मैं आपके लिए एग्जामिनेशन प्रोसीजर अरेंज कर दूंगा। प्रतीक ने हल्के से गर्दन हिलाकर कहा, अब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए, मैं डिस्चार्ज से पहले सब क्लियर कर दूंगा। इस बातचीत के बाद डॉक्टर हजेला वहाँ से चले गए। प्रतीक भी चुपचाप पार्थी के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें पार्थी पर ही टिकी हुई थी। पार्थी की स्किन मुरझाई सी दिख रही थी, बाल भी बेतरतीब से बंधे हुए थे, कपड़ों पर भी प्रेस नहीं थी। हमेशा करीने से तैयार होने वाली पार्थी बिखरी बिखरी सी नजर आ रही थी। समझ सकता हूँ, मुझे कोमा में देखकर तुम घबरा गई होगी,
पता नहीं इस बीच तुम पर क्या क्या गुजरी होगी। पार्थी को बहुत प्यार से देखते हुए प्रतीक सोचने लगा। प्रतीक के होश में आने से बेखबर पार्थी गहरी नींद में सो रही थी। प्रतीक उसे जगाना नहीं चाहता था, पर उससे रहा भी नहीं गया। वो अपना चेहरा पार्थी के चेहरे के पास ले गया। पार्थी को अपने गालों पर गर्म सांसों का एहसास हुआ तो उसकी नींद खुल गई। वो चौंक कर जाग गई। उसके सामने प्रतीक स्माइल करते हुए खड़ा था। पार्थी हैरानी से चिल्ला पड़ी, प्रतीक तुम होश में कैसे? खुशी के मारे पार्थी पूरा सेंटेंस भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। मैं कहीं फिर से सपना तो नहीं देख रही हूँ? ये कहते हुए उसने खुद को ही पिंच किया। जब दर्द का एहसास हुआ तब उसे यकीन हुआ कि प्रतीक सच में होश में आ चुका था। प्रतीक को कुछ कहने का मौका दिए बगैर पार्थी उसके गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। प्रतीक को सामने बैठा देखने के लिए उसने बहुत लंबा इंतजार किया। प्रतीक की बाहों में पार्थी काफी सिक्योर फील कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी फिक्र, सारे डर अब खत्म हो गए थे। प्रतीक भी मौके की नजाकत समझ रहा था। वो भी खामोश ही रहा, बस कभी पार्थी की पीठ तो कभी उसके बालों को सहलाता रहा। कुछ लम्हे ऐसे ही गुजर गए। उसके बाद पार्थी ने उसके कानों में धीरे से कहा, मैं बहुत डर गई थी प्रतीक, तुम्हारा ये हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा था। प्रतीक ने पार्थी की आंखों को चूम लिया और कहा, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पार्थी ने प्रतीक के सीने पर सिर रखा और फिर चुप हो गई। कुछ पलों की खामोशी के बाद प्रतीक ने कहा, मेरी प्यारी पार्थी, चलो अब टेंशन छोड़ो, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तुम भी थोड़ा हैप्पी हो जाओ। ये कहते हुए प्रतीक ने अपने होठ पार्थी के होठों पर रख दिए। पार्थी को भी जैसे बरसों से इसी लम्हे का इंतजार था। वो भी इन लम्हों में डूब जाना चाहती थी, इसलिए उसने प्रतीक को रोकने की कोशिश नहीं की। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। उन प्यार भरे लम्हों के बीच एक बार फिर पार्थी की आंखें छलक गईं। प्रतीक के कोमा में जाने के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रही थी। मेरी वजह से हेल्थ देखो, फिर काम तो करना ही है। पार्थी की टोन में सख्ती थी और प्रतीक के लिए चिंता भी। पार्थी ने प्रतीक के गले में दोनों हाथ डाल दिए और बहुत प्यार से बोली, कुछ दिन अच्छे से रेस्ट कर लो प्लीज, फिर काम में लग जाना। प्रतीक ने स्माइल करते हुए पार्थी को देखा। वो उसके दोनों हाथों को आगे लेकर आया, उसके गाल पर किस किया और बोला, मेरी चिंता मत करो, अपनी इंजरीज से मैं ज्यादा अच्छे से डील कर सकता हूँ, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा। पार्थी ने भी ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे प्रतीक से कहना चाहती थी, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। पर उसने ये कहा नहीं। उसे अचानक राघव के बारे में कोई बात याद आ गई। अच्छा सुनो, मैंने आज सुबह ही राघव को फोन किया था, पर उसने कॉल पिक नहीं किया। मैं उससे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के बारे में पूछना चाहती थी। बहुत कॉल किए, उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया और ना ही अब तक कॉल बैक किया है। पार्थी ने ये बात बहुत नॉर्मली कही थी, लेकिन प्रतीक के लिए ये सीरियस मैटर था। राघव ने तुम्हारा कॉल पिक नहीं किया?
प्रतीक ने सरप्राइज टोन में कहा। कुछ सोचते सोचते उसकी आंखें सिकुड़ गईं। प्रतीक राघव को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी वफादारी पर उसे कोई शक भी नहीं था। एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। राघव पार्थी का फोन ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बड़ी प्रॉब्लम जरूर है। ये सोचते हुए प्रतीक खड़ा हो गया और अपने रूम में ही वॉक करने लगा। उसका दिमाग बहुत तेजी से कुछ सोच रहा था। बहुत दिनों से साथ में डिनर नहीं किया, चलो किसी अच्छी जगह पर साथ में डिनर करते हैं। प्रतीक ने पार्थी के कानों में ये बात कही और उसे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। पार्थी का चेहरा भी खुशी से खिल गया। प्रतीक ने कहा, तुम अरेंजमेंट करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा लेता हूँ। असल में प्रतीक वहाँ से जाना चाहता था। उसे पता था कि पार्थी को इस बात के लिए मनाना आसान नहीं था, इसलिए उसने डिनर का प्रपोजल रखा। पर पार्थी प्रतीक की बातों में नहीं आई। सुनो मिस्टर, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जब तक डॉक्टर हजेला परमिशन नहीं देंगे, मैं ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करूँगी। प्रतीक भी हंस दिया और रूम से बाहर जाने के लिए तेजी से वॉक करने लगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इतने दिन लेटे रहने की वजह से उसकी मसल्स टाइट हो चुकी थी। उसे लंग्स में तेज दर्द महसूस हुआ और कदम भी लड़खड़ाने लगे। पार्थी दौड़ कर आई और प्रतीक को सहारा दिया। थोड़ा आराम से, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, पार्थी ने नाराजगी जताते हुए कहा और प्रतीक को वापस बेड पर बिठा दिया। प्रतीक खुद को वाकई मुश्किल में महसूस कर रहा था। कोई बड़ी मुसीबत आई है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। प्रतीक मन में ही ये सोच रहा था कि रास्ता खुद ब खुद चलकर उसके पास आ गया। प्रतीक के वार्ड का गेट खुला और एक शख्स उसके सामने आया। उसने बड़े अदब के साथ प्रतीक को बो किया और पूछा, हाउ आर यू सर? उसे देखकर प्रतीक के फेस पर भी स्माइल आ गई। गिरीश, तुम कब आए? ये शख्स कोई और नहीं गिरीश पराशर था, जो प्रतीक के लिए फिक्रमंद था। सर, आपके एडमिट होने के बाद से ही मैं यहाँ पर हूँ, पर किसी को पता नहीं चला। गिरीश बहुत सीक्रेटली प्रतीक के वार्ड पर नजर रख रहा था। किसी को ये पता न चले, इसलिए उसने फोन तक रिसीव नहीं किए थे। अग्निहोत्री फैमिली से भी वो दूरी बनाए हुए था। पार्थी को भी नहीं पता था कि प्रतीक के वार्ड को सीक्रेटली गार्ड कर रहा था। Is there anything I have to do, sir? गिरीश ने बहुत पोलाइटली पूछा। प्रतीक ने गर्दन हिलाई और इधर उधर देखने लगा। पार्थी समझ गई कि उसके वहाँ होने की वजह से प्रतीक गिरीश से कुछ डिस्कस नहीं कर रहा था। मैं डॉक्टर हजेला से कुछ पूछने जा रही हूँ, तुम दोनों बातें करो, पार्थी ने कहा और वहाँ से चली गई। पार्थी के जाते ही प्रतीक ने गिरीश से पूछा, मैंने जो काम दिया था क्या हुआ उसका? गिरीश ने कहा, आपके कोमा में जाने के बाद मैं उन लोगों पर नजर रख रहा था। मैंने उनके बहुत से लोगों को खत्म कर दिया। मीनाक्षी को मैंने सीक्रेट प्लेस पर हाउस अरेस्ट रखा है। गिरीश और प्रतीक इस समय ठकराल्स के बारे में बात कर रहे थे। कोमा में जाने से पहले प्रतीक ने गिरीश को खास तौर से मीनाक्षी पर नजर रखने के लिए ऑर्डर्स दिए थे, पर वो मीनाक्षी को जिंदा रखना चाहता था ताकि अपनी फैमिली पर हुए हमले के बारे में सब कुछ जान सके। गुड जॉब, प्रतीक ने गर्दन नॉड करते हुए कहा। राघव और नरेंद्र कहाँ हैं? प्रतीक ने बहुत सीरियस टोन में पूछा। इस सवाल पर गिरीश थोड़ा परेशान दिखा। सर, एक नई प्रॉब्लम आ गई है। उसने थोड़ा पॉज लिया। प्रतीक भी सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। कोई लड़का है अविजय, उसने आपके कुछ बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। खुद को शेखावत फैमिली का बताता है। गिरीश फिर चुप हो गया। प्रतीक ने थोड़ा रूडली पूछा, तो? गिरीश ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, तो शायद उसने ही राघव और नरेंद्र को बंदी बनाकर कहीं रखा है। प्रतीक अपनी उंगलियों को टेबल पर टैप कर रहा था। ऐसा लगा जैसे वो बहुत तेजी से कुछ सोच रहा था। मुझे लगा ही था कि ये शेखावत फैमिली के लोग मुसीबत बनेंगे, प्रतीक ने विस्पर करने जितनी ही टोन में कहा। गिरीश ने आगे कहा, सर, ये अविजय जब से आया है आपको पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो सबको यही कहता है कि आपको शेखावत फैमिली में वापस लेकर जाएगा। प्रतीक के चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन आ गए और उसके बाद होठ थोड़े तिरछे करते हुए उसने कहा, शेखावत फैमिली का यंग मास्टर, इस शेखावत फैमिली ने नाक में दम कर दिया है। प्रतीक के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो शेखावत फैमिली के इन नाटकों से तंग आ चुका था। गिरीश,
तुमने अग्निहोत्री फैमिली से कांटेक्ट किया? वहाँ की क्या खबर है? प्रतीक ने गिरीश से पूछा। गिरीश ने बहुत पोलाइटली जवाब दिया, सर मैं बहुत टाइम से उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। मुझे डर था कि मेरे बात करने पर कहीं आपकी लोकेशन ना ट्रेस हो जाए। गिरीश की बात सुनकर प्रतीक अपना सिर खुजाने लगा। फिर कैसे पता चलेगा कि वहां तक शेखावत फैमिली का कोई पहुंचा या नहीं? गिरीश प्रतीक का टेंशन समझ गया। उसने जवाब दिया, सर मेरी रितेश जी से तो बात नहीं हुई, लेकिन एक सबऑर्डिनेट बता रहा था कि वहाँ कुछ टेंशन चल रहा है। रितेश जी सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रतीक सारी सिचुएशन कैलकुलेट करने लगा। राघव और नरेंद्र का कुछ पता नहीं है, रितेश परेशान है, अनिकेत भी किसी सिचुएशन से डील कर ही रहा होगा। इतने दिनों में कितना कुछ बदल गया है। ये शेखावत फैमिली आखिर चाहती क्या है? प्रतीक शेखावत फैमिली के मंसूबों के बारे में समझने की कोशिश कर रहा था। पहले ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे और अब मेरे ही बिजनेस पर कब्जा कर रहे हैं। प्रतीक को एक बात क्लियर हो चुकी थी कि शेखावत होने का फायदा उठाकर शेखावत फैमिली के लोग उसकी कंपनीज पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब उसे बस ये जानना था कि पूरा खानदान ही ऐसा करना चाहता था या चंद ही लोग इस ताक में थे।